चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा अगला टॉपिक, टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए अभी तक हम लोगों ने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था कि डेमोक्रेसी क्या होता है, वो कैसे काम करती है, कोई भी जो गवर्नमेंट होती है वो डेमोक्रेटिक के अंदर में किस तरह से काम करती है। लेकिन अब हम लोग इसके बारे में डिटेल से जानेंगे कि टाइप ऑफ डेमोक्रेसी क्या होती है और कितने टाइप की होती है। तो मेनली अगर बात करते हैं तो डेमोक्रेसी 4 टाइप की होती है। फर्स्ट वन, डायरेक्ट, रिप्रेजेंटेटिव, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंटी डेमोक्रेसी। डायरेक्ट, रिप्रेजेंटेटिव, पार्लियामेंट और प्रेसिडेंसी डेमोक्रेसी। अब इस चारों के बारे में हम लोग डिटेल से देखते जाएंगे किस डेमोक्रेसी में कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। सबसे पहले आता है हमारा डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है? कह सकते हो कि सिटीजन डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन मोस्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। हमारे जो सिटीजन होते हैं, जो लोग होते हैं, वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। कैसे डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं? तो इसका सिंपल सी एग्जांपल समझ लीजिए कि मान लीजिए गवर्नमेंट को किसी प्रकार का डिसीजन लेना हो तो वो जनता से डायरेक्ट पूछती है कि आप डिसीजन से सहमत हैं या नहीं है। तो अलग अलग तरीके से इसे जनता से लिया जाता है, उनसे इंक्वायरी की जाती है, जनता से सहमति ली जाती है और जनता के डिसीजन के आधार पर ही हर छोटे बड़े निर्णय के फैसले लिए जाते हैं। इसी को बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसमें दूसरी खास क्या है? द सम फीचर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक एग्जिस्ट। बोल रहा है लोकतंत्र में कुछ विशेषताएं मौजूद होती हैं और इसे वह विशेषताएं प्रतिनिधित्व के रूप में होती हैं। प्रतिनिधित्व का मतलब हो गया कि जो व्यक्ति होंगे वो डायरेक्टली खुद पार्टिसिपेट करेंगे और डिसीजन मेकिंग में वो फैसला देंगे। अब इसका प्रॉब्लम क्या है? अगर कोई बड़ी कंट्री है, उसकी पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में बड़ी कंट्री में लार्ज पॉपुलेशन के बीच में डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल लगभग नहीं के बराबर है। एकदम बना तो नहीं कर सकते लेकिन नहीं के बराबर है। इसका रीजन क्या होगा? क्योंकि ज़्यादा जनता में आप हर एक व्यक्ति से यह पूछ नहीं सकते कि आपकी डिसीजन क्या है इस बारे में, लेकिन छोटे कंट्री में इसे आसानी से अपनाया जा सकता है। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो इसके लिए स्विट्जरलैंड इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। स्विट्जरलैंड डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंतर्गत में आता है। यहाँ गवर्नमेंट किसी भी डिसीजन लेने से पहले गवर्नमेंट वहाँ की जनता से डायरेक्ट पहले सहमति लेती है, उनसे वोटिंग करवाती है, उसके बाद ही डिसीजन लिया जाता है। चलिए दूसरे नंबर पर देखते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मतलब इसके मतलब हो गया कि प्रतिनिधित्व लोकतंत्र, यानी कि जो गवर्नमेंट में वही लोग बैठेंगे जिसे हमारे द्वारा चुना जाएगा। पीपुल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि जिसे हम लोग चुनते हैं वही व्यक्ति गवर्नमेंट में बैठेंगे और वो गवर्नमेंट को रन करेंगे। इसी को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ये एक फॉर्म कह सकते हो कि यह एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक फॉर्म हो गया। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब यहाँ जनता से सीधे निर्णय लिया नहीं जाता, बल्कि जनता के द्वारा चुने हुए लोग निर्णय लेने के लिए सक्षम होते हैं, फ्री होते हैं। पीपुल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, वो पीपुल जो होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद चुनते हैं, अपनी जगह से एमएलए, एमपी, मुखिया इन सबको चुन करके आगे रिप्रेजेंटेटिव में की तरह खड़ा करते हैं और वो व्यक्ति आगे डिसीजन लेने के लिए फ्री होते हैं। पीपुल्स डू नॉट डायरेक्टली गवर्न। पीपुल जो होती हैं, जो जनता होती है, वो डायरेक्टली गवर्नर नहीं करती है, बल्कि रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा वह गवर्नर करती है। और अगर रिप्रेजेंटेटिव गलत करते हैं तो उन्हें 5 साल 6 साल उनके अपने टेन्योर पीरियड के बाद उन्हें वहां से हटा दिया जाता है। पीरियोडिक इलेक्शन इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि समय समय पर इसमें एक इलेक्शन करवाए जाते हैं, पीरियोडिक इलेक्शन। और इसमें जनता के पास यह पावर होती है कि अगर उनके रिप्रेजेंटेटिव अच्छा काम ना करे तो उन्हें हटाया जा सकता है। पीरियोडिक इलेक्शन, हर एक गवर्नमेंट के टेन्योर पूरा होने पर उन्हें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना होता है। अच्छे और खराब कामों के अनुसार जनता अगला निर्णय लेती है कि वो व्यक्ति बने रहेंगे या फिर उन्हें हटा दिया जाएगा। गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द पीपुल्स। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि जो गवर्नमेंट होती है वो जनता के प्रति जवाबदेही होती है। जनता के प्रति वो जवाबदेही होती है, जनता को उसे जवाब देना होता है क्योंकि इसे जनता के द्वारा चुना गया है। अगर गवर्नमेंट अपना काम अच्छा से नहीं करेगी तो जनता उससे कुर्सी से हटा देगी। और वर्ल्ड में सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक का एग्जाम्पल कह सकते हो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया इसके सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाता है।
देखिए अगला जो 2 पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, पार्लियामेंट्री या प्रेसिडेंसी डेमोक्रेसी, ये दोनों इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के ही पार्ट है। ये दोनों पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, ये दोनों इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के ही 2 पार्ट होते हैं। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी 2 तरह से चलती है, पहला पार्लियामेंट्री और दूसरा प्रेसिडेंसी। एक और होता है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी भी एक मान्यता दी जाती है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी यानी कि संविधान के अंतर्गत गणतंत्र या संविधान के अंतर्गत डेमोक्रेसी। तो उसके बारे में फिलहाल यहाँ पर डिस्कशन नहीं दिया गया है, आगे मिलेगा तो उसे हम डिफाइन कर देंगे। फिलहाल हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में हम 2 को देखते हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। सबसे फर्स्ट आता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कार्यपालिका जो होती है वो संसद के विधायी का हिस्सा होती है। मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोल रहे, कार्यपालिका जो होती है वो लेजिस्लेचर का एक पार्ट होती है और जो भी नियम वगैरह बनते हैं वो लेजिस्लेचर में बनाए जाते हैं और सभी एग्जीक्यूटिव साथ में मिल करके इसका काम करते हैं। कार्यपालिका के सदस्य विधायी का हिस्सा होती है, या कह सकते हो कि विधायी का लेजिस्लेचर के कामों को, लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए नियमों को एग्जीक्यूट कराने के लिए एक एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं जो लेजिस्लेचर के कामों को ही आगे बढ़ाते हैं। द एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। बोल रहा है ये पार्लियामेंट्री की विशेषता है कि यहाँ जो कार्यपालिका होती है, जो काम करवाती है, जो इन्फोर्स करती है, लॉ को इन्फोर्स करती है, वो लेजिस्लेचर के प्रति जिम्मेदारी होती है, उसके प्रति एक कह सकते हो जवाबदेही होती है। और ये जो लेजिस्लेचर है ये जनता के प्रति अकाउंटेबल होते हैं। ध्यान दीजिएगा, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के प्रति और लेजिस्लेचर जनता के प्रति जिम्मेदार होते हैं। इसके बाद देखिए, पीपल इलेक्ट देयर लेजिस्लेचर बट नॉट देयर एग्जीक्यूटिव। जो जनता है जो होती हैं, जो लेजिस्लेचर को इलेक्ट कर सकती है, चुन सकती है, विधायिका को चुन सकती है, एमएलए और एमपी का चुनाव कर सकती है, लेकिन वह कार्यपालिका का चुनाव नहीं कर सकती है। कार्यपालिका वाले व्यक्ति जॉब के तहत वो अप्लाई करते हैं, फॉर्म भरते हैं और वो व्यक्ति बैठते हैं। कुछ व्यक्तियों को स्पेशली नॉमिनेटेड किया जाता है, लेजिस्लेचर के द्वारा उन्हें नॉमिनेटेड किया जाता है। कुछ व्यक्ति गवर्नमेंट एग्जाम के पास करने के बाद वो बैठ जाते हैं और ये सभी व्यक्ति लेजिस्लेचर के प्रति जिम्मेदार होते हैं, जवाबदेही होते हैं। जो लेजिस्लेचर के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उन सभी को लागू करने की जिम्मेदारी एग्जीक्यूटिव के प्रति होती है। उसके बाद एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो गया इंडिया एंड कनाडा। इंडिया और कनाडा में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जहां पर जो जनता होती है वो लेजिस्लेचर को चुनती है और लेजिस्लेचर बाकी सभी कामों को अपने अनुरूप कार्य करते हैं। अगला पॉइंट आता है प्रेसिडेंसी डेमोक्रेसी। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में विधायिका और कार्यपालिका दोनों लगभग स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, लेकिन दोनों की सहमति होना भी जरूरी होता है। दोनों की सहमति के बाद ही कार्यपालिका के द्वारा कार्य किया जा सकता है। एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो एक इंडिपेंडेंट होते हैं, किससे? लेजिस्लेचर में, उसके दबाव में काम नहीं करते हैं। दूसरी बात, प्रेसिडेंट जो होते हैं वहां के, उनको जनता के द्वारा चुना जाता है और प्रेसिडेंट को एग्जीक्यूटिव हेड कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के अकाउंटेबल होते हैं, जवाबदेही होते हैं, लेकिन प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में एग्जीक्यूटिव फ्रीली बॉडी होते हैं और सबसे सुपीरियर बॉडी प्रेसिडेंट के पास होता है। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आप प्राइम मिनिस्टर को मान सकते हैं या फिर रूलिंग पार्टी के लीडर्स को माना जा सकता है। लेकिन प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में प्रेसिडेंट खुद जनता के द्वारा चुने जाते हैं और यहाँ प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव की बॉडीज के हेड के रूप में काम करते हैं। एग्जीक्यूटिव बॉडी के हेड के रूप में प्रेसिडेंट काम करते हैं और जो प्रेसिडेंट होते हैं वो जनता को सीधा जवाब देते हैं। प्रेसिडेंट जनता के प्रति डायरेक्ट जिम्मेदार होते हैं, जवाबदेह होते हैं। और इसका एग्जाम्पल हो गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जहाँ के प्रेसिडेंट को जनता के द्वारा चुना जाता है और वो सेल्फ किसी भी डिसीजन को लेने के लिए सक्षम होते हैं। अब तक हम लोग तो यह समझ चुके हैं, जो हम लोगों ने अभी तक ऊपर पढ़ा उसे देख के यह समझ में आ गया है कि डेमोक्रेसी के कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं। और अगर हम प्रिंसिपल की बात करते हैं तो नॉर्मली इनके कुछ प्रिंसिपल जैसे फ्रीडम हो गया, इक्वलिटी, स्वतंत्रता, समानता, पार्टिसिपेंट, सहभागिता,
रूल ऑफ लॉ विधि के द्वारा शासन, राइट एंड ड्यूटीज एंड कह सकते हो कि अधिकार और कर्तव्य, ये सभी मिलकर एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को बनाते हैं। ये सभी मिलकर एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को बनाते हैं। या यह कह सकते हो कि अगर इन सभी चीजों की समानता कहीं पर मिल रही है तो वो कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। लेकिन मजे की बात यह है कि हर एक कंट्री में, अलग अलग कंट्री में इन सारी चीजें, ये सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल मिलते हैं, लेकिन हर एक कंट्री में अलग अलग स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर के आधार पर उनका कोई फिक्स मॉडल नहीं है, यानी कि कोई एक बेस नहीं है। हर एक कंट्री में अलग अलग डेमोक्रेसी की परिभाषा दी गई है। हमारे देश की डेमोक्रेसी कुछ और कहती है, किसी और देश की डेमोक्रेसी का नियम कुछ और कहता है, लेकिन वहां भी फंडामेंटल प्रिंसिपल को लागू किए गए हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल के लागू होने के बाद भी हर एक देश में कोई फिक्स मॉडल नहीं है, मतलब कोई फिक्स आधार नहीं है कि डेमोक्रेसी सेम ऐसा ही होगा। हर एक कंट्री में डेमोक्रेसी की अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं। द कैरेक्टरिस्टिक एंड द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। बोल रहा है जो डेमोक्रेसी की जो विशेषताएं होती हैं, जो डेमोक्रेसी की जो सभी विशेषताएं दी गई है, जिसमें फ्रीडम, इक्वलिटी, पार्टिसिपेंट, रूल ऑफ लॉ विधि का शासन, राइट, अधिकार और ड्यूटी, ये सारी जो विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं में एक स्पेशल खूबी ये है कि ये हर एक कंट्री में अलग अलग हो जाती है। ये इनके जो विशेषताएं हैं वो वैरी करती है, अलग अलग कंट्री में अलग अलग विशेषताओं के साथ ये वैरी करती है। और इनके वैरी करने का मेजर आधार अगर हम कह सकते हैं तो इनका मेजर आधार हो जाता है इनके क्या कह सकते हो, सोसाइटीज, मतलब वहाँ के सोसाइटी की स्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ के सोसाइटी इंस्टीट्यूशन कैसा है, उनके आधार पर जो डेमोक्रेसी की जो विशेषताएं हैं वो भी अलग अलग हो जाती है। बोल रहे हैं जो हमारी जो सोसाइटी है वो क्या करती है, वो डिपेंड होती है, हमारे जो डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी को अलग अलग रूप से संस्थागत देती है। संस्थागत का मतलब कर सकते हो कि उसे नए तरीके से निर्माण करती है। हर एक जगह की सोसाइटी के आधार पर ही, सोसाइटी के आधार पर वहाँ के डेमोक्रेसी, वहाँ के लोकतंत्र का निर्माण होता है। नए तरीके से संस्थाएं बदलती है, उनके नियमों को बदला जाता है। और यह डायरेक्टली डिपेंड करता है कि कैसे कैसे वहाँ के लोग हैं जो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, राजनीतिक शक्तियों की संरचनाओं में पार्टिसिपेट करते हैं, उनके भाग लेने के तरीके, उनके निर्णय लेने के तरीके, ये सारी चीजें, उनके पॉलिटिकल पावर कैसा है, लोगों की सिटीजनशिप की पॉलिटिकल पावर कैसा है, ये सारी बातें मिल करके इस बात का निर्णय करती है कि किसी कंट्री में डेमोक्रेसी कैसी बनेगी। अभी थोड़े समय पहले भी हमने पढ़ा था, और पिछले ग्रेड यानी कि पिछले वर्षालों में भी आपने पढ़ा होगा, इस बुक में, सोशल के बुक में आपने पढ़ा होगा कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी को जो डिफरेंट फॉर्म होते हैं उसमें डायरेक्ट सिटीजन का पार्टनरशिप, और कहीं पे देखा जाता है कि जो लोग होते हैं वो डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग में पार्ट करते हैं, पार्टिसिपेंट होते हैं, डिसीजन जनता से पूछ कर ली जाती है, जिसे डायरेक्ट गवर्नमेंट या डायरेक्ट डेमोक्रेसी करते हैं। वहीं कहीं देशों में ऐसा होता है कि जनता खुद न लेकर के अपने द्वारा एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है, और वो रिप्रेजेंटेटिव अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट को रन करती हैं। और यही वो इम्पोर्टेंट बात है जो बताती है कि डेमोक्रेसी कैसी होनी चाहिए। जनता के पार्टिसिपेंट के अनुसार यह फिक्स किया जाता है कि किसी देश की कंट्री में डेमोक्रेसी, लोकतंत्र कैसा है। अगर जनता के पार्टिसिपेंट, जनता की जो जिम्मेदारी होती है वो डायरेक्ट होती है, वो नियमों को बनाने में, या फिर कह सकते हो डायरेक्ट गवर्नमेंट में सजेशन दे सकती है, तो वहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी का शासन चलता है। और अगर जनता अपने द्वारा रिप्रेजेंटेटिव चुनती है, अपने पार्टिसिपेंट्स के द्वारा, अपने भागीदारी के द्वारा एक रिप्रेजेंटेटिव चुनती है, तो उस जगह गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के तौर पर कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं एक बार फिर से टाइप ऑफ डेमोक्रेसी को, उनमें क्या कौन सी विशेषताएं होती हैं जो। तो सबसे पहला नाम आता है भारत में, जहां पर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, या जिसे हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं, क्योंकि भारत में पार्लियामेंट को ज़्यादातर तरीके से हेड माना गया है। हमारे यहाँ लेजिस्लेचर को ज़्यादा पावर दिया गया है, इसी के लिए हमारे डेमोक्रेसी को पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहा गया है। स्पेशली इसमें क्या हो गया कि जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं, वो प्रधानमंत्री के अंतर्गत होती है। Executive power lies with the Council of Minister,
मिनिस्टर्स के अंदर होती है और जिनके प्रमुख प्रधानमंत्री होती है, यानी कि जो हमारे गवर्नमेंट को जो हेड कहलाएंगे वो प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर कहलाएंगे। और प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हेड होते हैं स्टेट के, प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होती है, प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं और प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। अगर फीचर्स की बात करते हैं, विशेषताओं की बात करती हैं, तो भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम चल रहा है। मल्टी पार्टी बहुदलीय लोकतंत्र चल रहा है, यानी कि लोकतंत्र में हमारे पास ये अधिकार है कि हम अपने पसंद की पार्टी को वोट दे करके जिता सकते हैं, अपने पसंद की पार्टी को रख सकते हैं, अपने पसंद की पार्टी को जीत करके उसे शासन या उसे गवर्नमेंट दे सकते हैं। दूसरी विशेषता यह है कि हमारी जो संविधान है वो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटेन है यानी कि लिखित संविधान है। और यह केवल लिखित नहीं, यह दुनिया की सबसे बड़ी और लिखित संविधान भी है। साथ ही साथ हमारे संविधान के अंतर्गत हर एक व्यक्ति को कुछ फंडामेंटल राइट और ड्यूटीज दिए गए हैं। हर एक व्यक्ति के पास कुछ फंडामेंटल राइट हैं। अगर उनके फंडामेंटल राइट को हनन होता है, डैमेज होता है, तो वो जुडिशरी के पास जाकर के उसके अगेंस्ट अपील दायर कर सकते हैं, अपील दायर कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात फेडरलिज्म, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर का बेस्ट एग्जांपल फेडरलिज्म, जहां शासन को अलग अलग इंस्टीट्यूट में बांट दिया गया है। और भारत में फेडरलिज्म की बात करते हैं तो अलग अलग इंस्टीट्यूशन में सेंट्रल, स्टेट और लोकल, सेंट्रल, स्टेट और लोकल 3 भागों में पावर को डिवाइड कर दिया गया है। कनाडा में भी भारत की तरह रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का फॉर्म है। और साथ ही साथ जो एग्जीक्यूटिव पावर है, जो कार्यकारी शक्तियां होती है, वो प्रधानमंत्री के अंतर्गत में आई जाती है। कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री के अंतर्गत आई जाती है। दूसरी बात, गवर्नर जनरल जो वहां होते हैं अपॉइंटेड बाय द मोनार्की सिस्टम, गवर्नमेंट जनरल को मोनार्की सिस्टम के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और इतना ही नहीं, उनके अपॉइंटमेंट प्रधानमंत्री की सलाह से होता है, या कह सकते हो कि प्रधानमंत्री के सलाह देने पर ही गवर्नमेंट जनरल का निर्धारण होता है। और वो प्रधानमंत्री हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। फेडरलिज्म और मल्टी पार्टी सिस्टम वहाँ की भी विशेषताएं में आती हैं। फेडरलिज्म का मतलब हो गया कि शक्तियों का बंटवारा अलग अलग स्तर पर किया जाता है। और साथ ही साथ कनाडा में भी मल्टी पार्टी सिस्टम है, यानी कि बहुदेशीय पार्टियां हैं। कोई भारत जैसा ही सिस्टम कनाडा में भी है, जहां बहुत सारी पार्टियां इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। अगला नाम आता है यूनाइटेड किंगडम का। यूनाइटेड किंगडम में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, मगर सिस्टम वहाँ क्या है कि हमारे यहाँ जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, यूनाइटेड किंगडम यूके में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम तो होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी सिस्टम भी होती है। मतलब वहाँ पर राजशाही तंत्र भी है, और राजशाही तंत्र संविधान के अंतर्गत उनके पावर को लिमिट कर दिया गया है। वो संवैधानिक स्तर पर ही अपने डिसीजन को दे सकते हैं। यहाँ पर भी जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो मोनार्की सिस्टम है, वो संविधान के अंतर्गत आता है। संविधान के अंतर्गत ही उसे काम करना होता है। शासन की जो पद्धति होती है वो संविधान के अंतर्गत की जाती है, वहाँ संविधान दिया गया है। लेकिन स्पेशली ये है कि वहाँ पर जो संविधान है वो लिखित नहीं है, बल्कि ओरली कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव पावर होते हैं वो प्रधानमंत्री के अंतर्गत होते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के पावर तो भले एग्जीक्यूटिव है, उन्हें जनता के द्वारा चुना जाता है, लेकिन कोई भी काम करने से पहले वो मोनार्की से परमिशन लेते हैं, मोनार्की के अंतर्गत आते हैं। और मोनार्की के पावर को संविधान के अंतर्गत उनकी पावर को लिमिट कर दिया गया है। मोनार्की सिस्टम जो होता है, यानी कि राजशाही तंत्र होता है, जो हेड ऑफ द स्टेट होता है। जैसे भारत में प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं, उसी तरह यूके में भी मोनार्की सिस्टम नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट के रूप में काम करते हैं। और विधायी शक्तियां या कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री के अंतर्गत आती हैं, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं उनके अंतर्गत आती हैं, और वो गवर्नमेंट के हेड होते हैं, और ये जनता के द्वारा चुनी जाती है। इनकी विशेषताओं की अगर बात करते हैं तो इनका जो संविधान है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब लिखा नहीं गया है। पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संविधान के अंतर्गत जो पार्लियामेंट जो होता है वो संसद के अंतर्गत काम करता है। सोवर्जिनिटी सिस्टम को अपनाया गया है, और साथ ही साथ मल्टी पार्टी सिस्टम को भी अपनाया गया है।
सोवर्जिनिटी की अगर हम बात करते हैं तो सोवर्जिनिटी का तात्पर्य होता है कि जो सुप्रीम जो लॉ हो गया, जो नियम जो बनाए जाते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, या कह सकते हो कि राज्य जो होते हैं वो अपने क्षेत्र और नागरिकों पर सर्वोच्च, अंतिम और स्वतंत्र कानून अधिकार को संदर्भित करता है। यानी कि जो राज्य जो हो गया वो स्वतंत्रली अपने नियमों का पालन कर सकता है, और यहाँ पर भी मल्टी पार्टी सिस्टम है। चलिए अब बात करते हैं स्विट्जरलैंड की। अगर स्विट्जरलैंड को देखते हैं तो वहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, यानी कि गवर्नमेंट के जगह पर जनता खुद निर्णय लेती है। जनता से पूछ करके गवर्नमेंट किसी बातों का बारे में निर्णय लिया जाता है। एग्जीक्यूटिव पावर की अगर बात करते हैं तो जो एग्जीक्यूटिव पावर होता है, यानी कि कार्यकारी जो शक्तियाँ होती है वो फेडरल काउंसिल के अंतर्गत बटी हुई होती है। यानी कि कार्यकारी शक्तियाँ फेडरल, यानी कि वहाँ शक्तियों को बंटवारा जनता के द्वारा कर दिया गया है। वहाँ जनता खुद सजेशन देती है गवर्नमेंट को कि उन्हें किस तरह के नियमों को लाना है, किस तरह के सिस्टम को वो अपनाना चाहती है। इसलिए एग्जीक्यूटिव जो हो गई वो फेडरल काउंसिल के अंतर्गत होती है। यानी कि फेडरल का इन शॉर्ट कह सकते हो कि वहाँ शक्तियों को बांट दिया गया है, डिसीजन लेने की शक्तियों को जनता के बीच बांट दिया गया है, और वहाँ काउंसिल का निर्माण कर दिया गया है, संगठन का निर्माण कर दिया गया है, और ये संगठन संघीय परिषद संगठन कहलाती है। वहाँ प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, प्रेसिडेंट हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, मगर प्रेसिडेंट के बाद इंडिपेंडेंट बॉडी वो फ्रीली किसी भी डिसीजन को वो नहीं ले सकते हैं बिना जनता के पूछे। उसके बाद विशेषताओं की अगर बात करते हैं तो वहाँ का संविधान एक रिटेड कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब लिखित संविधान है, और वहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम भी बनाई गई है। अब लास्ट में देखते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करते हैं तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यहाँ पर प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव पावर लाइज विन प्रेसिडेंट, यानी कि जो कार्यकारी शक्तियां होती है वो प्रेसिडेंट के अंदर में दे दी गई हैं, और प्रेसिडेंट ही हेड ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि प्रेसिडेंट के पास कार्यकारी शक्तियां हैं और प्रेसिडेंट ही गवर्नमेंट का हेड होता है, गवर्नमेंट का हेड होता है, कार्यकारी शक्तियों का हेड होता है। यहाँ पर जो भी संविधान बिल्कुल हमारी तरह लिखे गए हैं, और टू पार्टी सिस्टम है। यहाँ पर मुख्य रूप से टू पार्टी सिस्टम का प्रावधान है। यानी कि आप कह सकते हो कि जैसे इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुत देशीय पार्टियां चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन अमेरिका में सिर्फ 2 पार्टियों में ही चुनाव होता है। कि भारतीय डेमोक्रेसी, या कह सकते हो कि भारतीय जो लोकतंत्र है उसकी कुछ विशेषताएं हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह सबसे बड़ा है, इसका जो स्केल है, इसका जो पैमाना है वो सबसे बड़ा है, इसमें काफ़ी गहराई है, और इनक्लूसिवनेस, मतलब कह सकते हैं कि यह काफ़ी समावेशित है। मतलब इसके अंदर जो भारतीय डेमोक्रेसी है उसमें कई देशों के जो भारतीय जो डेमोक्रेसी है, भारतीय संविधान जो है उसमें कई देशों के संविधान के अलग अलग चीज़ों को ले करके हमारा संविधान बनाया गया है। इसीलिए क्या कहा गया है कि हमारा जो संविधान है, हमारी जो डेमोक्रेसी है बिल्कुल विशिष्ट है, सबसे अलग है, और सबसे बड़े लोकतंत्र का हिस्सा भी है। लगभग 100 करोड़ लोगों ने वोटर में पार्टिसिपेट किया था। कह सकते हो कि 100 करोड़ मतदाताओं, इसमें लगभग आज के समय में करीब 100 करोड़ मतदाता, जैसा कि हमने बुक में पढ़ा था कि पिछले वर्षों के इलेक्शन में करीब लगभग 96 करोड़ मतदाता जो ऐसे थे जिन्होंने वोट दिया है। इसीलिए कहा गया है कि लगभग 100 करोड़ मतदाता हैं जो जन भागीदारी करते हैं और एक बहुत बड़े लोकतंत्र की नींव को तैयार करते हैं, या कह सकते हो कि बहुत बड़े लोकतंत्र की एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। भारत जैसे देश में जहां दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या है, और उतनी बड़ी जनसंख्या के बीच में लोकतंत्र के द्वारा, जनता के द्वारा अपनी सरकार को चुनना, यह लगभग एक बहुत बड़ी विशेषताएं हैं, और यह दुनिया के लिए एक बहुत, तो कह सकते हो एक यूनिक एग्जाम्पल प्रस्तुत करता है, उदाहरण प्रस्तुत करता है। अगर जनसंख्या की बात करते हैं, भारत की जनसंख्या की बात करते हैं, तो हमारी जनसंख्या केवल हमारे डेमोक्रेटिक को, हमारे लोकतंत्र को केवल आकार, मतलब कह सकते हैं उन्हें एक स्ट्रक्चर नहीं देता है, बल्कि उन्हें एक इंस्टीट्यूशन नहीं बनाता, बल्कि इसके लिए एक
लोकतांत्रिक संस्थानों के लिए एक प्रदर्शित भी करता है, या कह सकते हो कि एक हमारी जो जनसंख्या है वो लोकतांत्रिक रूप से, हमारी जो जनसंख्या है वो लोकतांत्रिक रूप को प्रदर्शित करती है, बताती है कि हमारी जब इतनी बड़ी विशाल जनसंख्या के होते हुए भी हम लोगों ने डेमोक्रेसी का बेहतरीन एग्जाम्पल दिया है। भले ही हमारी जनसंख्या वर्ल्ड की सबसे बड़ी हो, सबसे ज़्यादा जनसंख्या होती हो, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी जनसंख्या, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी के होने के बाद भी हम लोग एकजुट होकर के लोकतांत्रिक संस्थानों की तरफ ज़्यादा, कह सकते हो कि लोकतांत्रिक संस्थानों की तरफ ज़्यादा प्रवेश करते हैं, उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। और उतना ही नहीं, हम लोग अपने लीडर को खुद चुनते हैं, और ये हमारी सबसे बड़ी विशेषता है। द एबिलिटी ऑफ द कंडक्ट द रेगुलर द नेशन वाइड इलेक्शन। बोला इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बाद भी, इतनी डाइवर्स पॉपुलेशन, इतनी विविधताओं वाली पॉपुलेशन होने के बाद भी हमारे लिए यह एक स्पेशलिटी यह है कि इतनी डिफरेंस होने के बाद, इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी जो हम लोग अपने देश में चुनाव करते हैं, और चुनाव करते ही नहीं बल्कि एक लोकतंत्र का बेहतरीन एग्जाम्पल भी साबित करते हैं, और यह भी बताते हैं कि हमारे यहाँ एक स्पेसिफिक, एक संस्थागत शक्ति का उदय हुआ है, और ये शक्ति एक लोगों के संगठन से बनी है, लोगों के जुड़ाव से बनी है। लोग आपस में एक दूसरे से जुड़ करके, लोगों ने भले हमारी डाइवर्सिटी अलग है, लेकिन लोगों ने आपस में एक दूसरे से जुड़े और जुड़ करके भारत के लिए एक बहुत बड़े लोकतंत्र को स्थापित किया है, जो एक ऐसे लोकतंत्र को स्थापित किया है जो दुनिया में सबसे यूनिक है, सबसे बड़ी है। और इतनी बड़ी डाइवर्सिटी होने के बाद भी हम उस लोकतंत्र को अपनाते हैं, उसको फॉलो करते हैं, और साथ ही साथ संस्थागत शक्ति और संगठन क्षमता को उजागर भी करते हैं। या कह सकते हो कि अपने जो सिटीजन पार्टनरशिप है, या लोगों की जो पार्टनरशिप है, लोगों की जो सहभागिता है, उसे भी बताते हैं कि हमारे यहाँ इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए सब लोग मिल करके पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो। और ये हमारी डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी विशेषता है कि हम लोग इतने बड़ी जनसंख्या को, ये सभी लोगों को बराबर अधिकार दिया है, और साथ ही साथ बराबर अधिकार देने के साथ साथ उन्हें वोट देने का भी अधिकार मिला है। वो भी अब अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद चुन सकते हैं। कह सकते हैं कि हमारा जो लोकतंत्र है वो एक जीवित लोकतंत्र है। अब जीवित इसलिए नहीं कि वो सांस लेता है, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ जो लोकतंत्र है वो इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी होने के बाद भी, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होने के बाद भी हम लोगों ने एक इलेक्टोरल प्रोसेस को अपनाया है, यानी कि चुनाव करने की एक विधि को अपनाया है। और इस विधि की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इतनी बड़ी लोकतंत्र होने के बाद भी हम लोगों ने एक्टिव इंगेजमेंट, यानी कि सभी लोगों को अधिकार दिया है, सभी लोगों को यह अधिकार दिया है कि लोग हमारे यहाँ पार्टिसिपेट करें, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, और जिसे हम जन भागीदारी कर सकते हैं, जन भागीदारी करें, और साथ ही साथ भागीदारी करने के साथ साथ अपने रिप्रेजेंटेटिव को भी चुने। इंडिया इज electorate including the people from the varied linguistic, religion and the social economical background। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ इतनी डाइवर्सिटी है कि हमारे यहाँ जो मतदाता होते हैं, जो भाग लेते हैं, जो वोट करते हैं, वो भी अलग अलग भाषा से बोलने वाले होते हैं, अलग अलग धर्म को अपनाने वाले होते हैं, अलग अलग सामाजिक और आर्थिक स्थिति के लोग होते हैं। कुछ सोशल इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, कुछ अमीर होते हैं, कुछ सोशली गरीब होते हैं। और इन सब के बाद भी हमने सभी को बराबर अधिकार देते हुए एक विदिन अ सिंगल डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के अंतर्गत रखा गया है। या कह सकते हो कि लोकतांत्रिक ढांचे के अंतर्गत, या उन्हें लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर उन्हें एक बराबर का अधिकार दिया है। इससे कोई मतलब नहीं कि व्यक्ति बड़ा है, छोटा है, गरीब है, अमीर है, किसी भी जाति धर्म का हो। हमने सभी को मान्यता दी और सभी को लोकतंत्र के अंतर्गत मान्यता प्रोवाइड कराई गई है। सभी लोग बिल्कुल बराबर हैं और सभी लोग चुन करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट दे सकते हैं। इतने ज़्यादा वेरिएशन होने के बाद भी हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो चुनाव है, या जो सामूहिक कह सकते हैं हमारे जो चुनाव सिस्टम है, कलेक्टिव नेशन है,
एक्सरसाइज द वॉइस ऑफ द डिफरेंट रिलीजन, यानी कि अलग अलग लोगों से मिल करके बनते हैं। और इसीलिए हमारा जो चुनाव वो क्या हो जाता है, एक सामूहिक और राष्ट्रीय प्रतीक बन जाता है। हमारा चुनाव जो है वो एक सामूहिक और राष्ट्रीय प्रतीक बन जाता है, जिसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, हर व्यक्ति के लोग, हर कम्युनिटी के लोग पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी भावनाओं को, अपने थॉट को बोलते हैं, बताते हैं। और उनके बताने का जो माध्यम होता है वो बैलेट होता है, यानी कि वोट देने का अधिकार होता है। हर एक व्यक्ति वोट देने के अधिकार के द्वारा अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए अपने द्वारा जो एक लोकतांत्रिक गवर्नमेंट को बनाते हैं। अभी तक जैसे हम लोगों ने देखा कि इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बाद भी सभी को बराबर अधिकार मिलता है, अपने द्वारा रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, सभी लोकतांत्रिक देश का एक बेहतरीन एग्जाम्पल बनाते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इतनी ज़्यादा डिफरेंस होने के बाद भी, इतनी ज़्यादा नियंत्रणता होने के बाद भी भारत एक कह सकते हैं एक विश्व के रूप में, पूरे वर्ल्ड के रूप में एक सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक, सबसे बड़ी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी को बनाता है। इंडिया की जो पोजीशन है वो कह सकते हैं इंडिया की पोजीशन सबसे अच्छी है, सबसे बड़ी है और वर्ल्ड में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे बड़े लोकतंत्र का एग्जाम्पल भी देता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर मुख्य रूप से हम मान सकते हैं कि जहाँ जितनी ज़्यादा पब्लिक पार्टिसिपेशन होता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गवर्नमेंट को बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, और जितने ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे हमारा कंट्री जो होता है, हमारी कंट्री तो वर्ल्ड के लिए उतनी बेहतरीन एग्जाम्पल बनाएगी कि हमारे देश में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल बनाने वाली है। जब हम आसान भाषा में हम कह सकते हैं कि अगर हमें लोकतंत्र को समझना है, लोकतंत्र को अच्छी तरह से गहराई से समझना है, और खासकर भारत जैसे ऐसे देश की लोकतंत्र को समझना हो जहां सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी है, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग धर्म है, ऐसे में लोकतंत्र में कैसे लोकतंत्र ने पूरे भारत को एक करके रखा, ये सबसे बड़ी बात है। तो इसलिए हम कह सकते हैं या आप भी समझ ले सकते हो कि इतने बड़े भारत में इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी डेमोक्रेसी ने पूरे कंट्री को एक साथ अटैच करके रखा है। और जितना हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जितनी अच्छी तरह से, जितनी गहराई से इसके बारे में हम पढ़ना चाहेंगे, हमें क्या मिलेगा, नागरिकों की भूमिका, यानी कि नागरिकों के जो रोल है एक डेमोक्रेसी को बनाने में, एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को बनाने में, जो नागरिकों की जो रोल होती है, जो नागरिकों की जो भूमिका है, उसको भी और अच्छी तरह से डिटेल तरीके से पढ़ना होगा। क्योंकि बिना नागरिकों की, बिना जनसंख्या के, बिना लोगों के काम को, बिना जाने लोगों की एक्टिवनेस को, लोग कितने पार्टिसिपेट करते हैं सरकार बनाने में, गवर्नमेंट बनाने में, बिना इसके जाने हम उस देश की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को नहीं समझ सकते हैं। क्योंकि लोकतंत्र की भावना ही जनता के लिए बनाई गई है। भारत की बात करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो करीब कहा गया है कि 3 टायर गवर्नमेंट सिस्टम है। भारत में 3 टायर गवर्नमेंट सिस्टम है, जिसमें से पहली यूनियन, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होती है। भारत में संवैधानिक ढांचा, इसी से हम फ्रेमवर्क, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जिसे हम कर रहे हैं, उसका अर्थ हो गया संवैधानिक ढांचा, यानी कि भारत की जो संविधान के अनुसार हमारे गवर्नमेंट को 3 भागों में बांटा गया है। शासन करने के लिए 3 प्रकार की इंस्टीट्यूशन का बनाया गया है, जिसमें पहला हो गया यूनियन, स्टेट और तीसरा हो गया लोकल गवर्नमेंट। और ये सभी जो गवर्नमेंट के जो डिफरेंट पार्ट है, डिफरेंट फ्रेमवर्क्स है, वो सभी अपने कामों को अच्छी तरह से कर रहे हैं कि प्रशासनिक दक्षता और लोकतंत्र की को बढ़ावा देने के लिए, प्रशासनिक दक्षता और लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए इस तरह से 3 भागों में भारत की गवर्नमेंट को बना दिया गया है। 3 भागों में अपने गवर्नमेंट को सेपरेट कर दिया गया है, ताकि कोई भी व्यक्ति अपने पावर का गलत प्रयोग न कर सके। चलिए, यहाँ बोला गया है कि कुछ स्पेसिफिक नियम भी बनाए गए हैं। जैसे हमने अभी तक देखा कि भारतीय संविधान में एक स्पेसिफिक टाइप का फ्रेमवर्क तैयार किया गया, एक संगठन तैयार किया गया है, एक स्टेप तैयार किया गया है, जिसे हम 3 टायर गवर्नमेंट कहते हैं। पहली बात देखते हैं कि 3 टायर गवर्नमेंट की अगर बात करते हैं तो 3 टायर गवर्नमेंट के बारे में इसका सजेशन सबसे पहले बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा दिया गया था। बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा इसे दिया गया था।
ये इंपॉर्टेंट है कि भारत में 3 टायर गवर्नमेंट की सिस्टम को किसने अपग्रेड किया था या उसके सजेशन किसने दिया था। तो सबसे पहला नाम आता है बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता कमेटी। उसके बाद एक और चीज इंपॉर्टेंट है जिसमें 3 टायर की जगह 2 टायर गवर्नमेंट सिस्टम की बात रखी गई थी, और वो बात रखी थी अशोक मेहता कमेटी के द्वारा। अशोक मेहता कमेटी ने 2 टायर गवर्नमेंट सिस्टम और बलवंत राय मेहता समिति ने 3 टायर गवर्नमेंट सिस्टम को अपनाया था या उसको मान्यता देने की बात कही थी। और हमारे यहाँ 3 टायर सिस्टम को अपनाया गया जिसमें यूनियन, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट को 3 भागों में बांटा गया, यूनियन, स्टेट और लोकल के रूप में। छोटी छोटी बातों के लिए आप लोकल गवर्नमेंट के अंडर में जा सकते हैं, लोकल गवर्नमेंट के डिसीजन को मान्यता दी जा सकती है। अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम्स होती है तो इन दैट केस सबसे ऊपर हो जाता है हमारा यूनियन, जो वहां से डिसीजन मेकिंग का सिस्टम सुपीरियर होता है। यूनियन के द्वारा लिए गए डिसीजन को बाकी दोनों स्टेट में ना मापा, ये उसको मानना जरूरी हो जाता है। चलिए, और यही एक सिस्टम बनाया गया है हमारे यहाँ जो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, मतलब कह सकते हो कि हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक लोकतंत्र की भागीदारी में इन सभी एडमिनिस्ट्रेशन का बराबर का अधिकार है। सभी लोग अपने काम को अच्छी तरह से कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग और कह रहा है कि क्लास 6 to 8 में हम लोगों ने पढ़ चुका होगा, जो टेक्स्ट बुक है सोशल साइंस की, उसमें हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है। इसके साथ साथ कुछ और इम्पोर्टेंट है कि कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटीज को कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड द प्रोविजन टू प्रोटेक्ट द ट्राइबल्स हेरिटेज। कुछ स्पेसिफिक स्टेट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पंचायती राज और म्युनिसिपल को भी कुछ पावर दिए गए हैं कुछ स्टेट में। अगर इसकी डिटेल के बारे में जानेंगे तो ये हो जाएगा 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 5th और 6th शेड्यूल में इसके बारे में वर्णन किया गया है। और अगर आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल 244, आर्टिकल 244 में इन सब चीजों के बारे में वर्णन किया गया। आर्टिकल 6th शेड्यूल में 5th और 6th और आर्टिकल 244 में इसका वर्णन किया गया है कि हरेक राज्य में जहां पर स्पेसिफिक उन राज्यों में जहां ट्राइबल्स ग्रुप रहते हैं, ट्राइबल्स हेरिटेज को माना जाता है, उन स्टेट में ट्राइबल्स के द्वारा बनाए गए नियमों को बचाने के लिए, उनके जो सिस्टम है उनको बचाने के लिए हम ट्राइबल्स ग्रुप को भी प्रमोट करते हैं कि वो शॉर्ट एरिया में नॉर्मल डिसीजन में ट्राइबल्स वो अपने तरीके से अपने नियमों के अनुसार उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और उनके हेरिटेज को बचा सकते हैं, अपने हेरिटेज को बचा सकते हैं। और यह प्रोटेक्शन के बारे में दिया गया है आर्टिकल 244 में और 5th और 6th शेड्यूल में। देखिए लिखा गया कि पंचायती राज एंड म्युनिसिपैलिटीज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड द प्रोविजन टू प्रोटेक्ट द ट्राइबल्स हेरिटेज। जिस तरह भारत में संविधान में पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटीज को जिस तरह मान्यता दी गई है, उसी तरह कुछ विशेष परिस्थितियों में हमारे यहाँ ट्राइबल्स हेरिटेज को बचाने के लिए कुछ नॉर्मल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जहां असम, मेघालय, मणिपुर, उस तरफ के स्टेट में एक एडीसी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का प्रावधान किया गया या ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है, आरबी एस्टैब्लिश इनको बनाया गया है। और इनका मेन मोटिव ये होता है कि जो ट्राइबल्स हेरिटेज होते हैं, यानी कि जो ट्राइबल्स ग्रुप होते हैं, वो अपने नियमों के अनुसार, अपने जो परंपरा है उसके अनुसार वो डिसीजन मेकिंग का सिस्टम अपना सके। जैसे गांव में हमारे यहाँ पंचायत होता है, तो कुछ नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट में, पूर्वोत्तर भारत, जैसे हमारे यहाँ नॉर्मली पंचायती राज को पर पावर दिया गया है, लोकल लेवल पे पंचायती राज को पावर दिया गया, वहीं नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट में, पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य है वहां पर एडीएस सिस्टम को दिया गया है मान्यता। इसका मतलब वो अपने ट्राइबल्स हेरिटेज के रूल के अनुसार, जो ट्राइबल्स ग्रुप होते हैं वो अपने ट्राइबल्स और हेरिटेज रूल के अनुसार वहां पर वो डिसीजन ले सकते हैं। उनकी मान्यता, उनकी हेरिटेज को बचाने के लिए इस तरह का सिस्टम वहां पर अपनाया गया है। अगर बात करते हैं इंपॉर्टेंट में, तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्टिकल 244 अभी जैसे मैंने बताया। और शेड्यूल में बात करते हैं तो शेड्यूल 5 और 6 में इसके बारे में वर्णन किया गया है। इसी के साथ साथ कहा गया है कि इस्टेब्लिश द ग्रेटिंग द लेजिस्लेटिव एंड द जुडिशियल ऑथोरिटी, यानी कि जो ट्राइबल्स ग्रुप होते हैं उसको ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के आधार पर
वो लेजिस्लेटिव यानी कि नियमों में बदलाव कर सकते हैं। लेजिस्लेटिव पावर उन्हें दिया गया है और साथ साथ जुडिशरी पावर भी उन्हें, अथॉरिटी भी उन्हें दी गई है। क्यों दी गई है? तो प्रिजर्व द ट्रिबल कस्टम्स, वो अपने कस्टम्स को बचाने के लिए, अपने नियमों को बचाने के लिए वो इस तरह की सिस्टम दी गई है। इसके बारे में अगर जिक्र किया गया है तो इसके बारे में लिखा गया है पेसा एक्ट। इसको हम पेसा एक्ट के नाम से भी जानते हैं। पेसा एक्ट में नॉर्मली कह सकते हैं कि पेसा एक्ट में जो ट्रिबल्स ग्रुप होते हैं वो अपने नियमों, रीति रिवाजों के अनुसार, विधि विधान के अनुसार अपने नियमों को बनाते हैं। इसी को हम पेसा एक्ट कहते हैं। पेसा एक्ट में पंचायत एक्सटेंसिव टू शेड्यूल एरिया, शेड्यूल एरिया में पंचायत के कुछ स्पेसिफिक एक्सटेंशन किया गया है, यानी कि एक ऐसा एक्सटेंशन किया गया है जो बाकी स्टेटों से वहां पर पंचायती राज को कुछ अलग पावर दिए गए हैं। 1996 में इस पेसा एक्ट अधिनियम को लाया गया था पंचायत का विस्तार करने के लिए और जनजातीय क्षेत्रों पर लागू किए जाते हैं। पेसा एक्ट की अगर बात करते हैं तो यह स्पेशली एक्ट की लागू किए जाते हैं टू ट्रिबल्स एरिया इन अदर स्टेट, मतलब उन सभी स्टेट में जहां पर ट्रिबल्स एरिया है, ट्रिबल्स लोगों के पास रहते हैं, वहां पर इन पेसा एक्ट को अप्लाई किया जाता है। इनका जो पावर होता है वो एज ए सेम एज ग्राम सभा के अनुसार होता है। ग्राम सभा जो होती है वही ग्राम सभा का काम ये लोग भी करते हैं। मतलब कह सकते हो कि जो हमारे यहाँ जो ग्राम पंचायत हो गया तो उसके जगह पर यहाँ पर ग्राम सभा का वर्णन किया गया है। ये ग्राम सभा के आधार पर वो निर्णय वगैरह लेते हैं और इन ग्राम सभाओं को प्राइमरी डिसीजन मेकिंग बॉडी कहा गया है। ग्राम सभा को प्राइमरी डिसीजन मेकिंग बॉडी कहा गया। मतलब गांव में अगर ट्रिबल्स ग्रुप के गांव में अगर किसी भी प्रकार के डिसीजन लेना हो, किसी भी प्रकार का निर्णय लेना हो तो वहां के पेसा एक्ट के तहत वहां के जो लीडर्स होते हैं वो अपने नियमों के अनुसार वो किसी भी प्रकार का डिसीजन ले सकते हैं। अब बात होता है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया है। तो ऐसा करने का सिर्फ इतना सा रीजन है कि जो भी नियम बनते हैं, जो अथॉरिटीज जो दी गई है, पावर को कुछ लिमिट किया गया है, सेंट्रल के या स्टेट के पावर को लिमिट किया गया है और साथ ही साथ जो ट्रिबल्स ग्रुप होते हैं उनके पावर को थोड़ा सा बढ़ाया गया ताकि वो अपने हेरिटेज को, वो अपने कस्टम्स को सेव कर सके। इतना ही समझने के लिए यहाँ पर काफ़ी है कि यहाँ पर एक नए प्रकार का सिस्टम रहेगा। हमारी संविधान जो है वो एक स्पेसिफिक टाइप का एक स्ट्रक्चर तैयार करती है, एक फ्रेमवर्क तैयार करती है जिसमें स्टेट के साथ सेंट्रल, लोकल और इसके साथ साथ ट्रिबल्स ग्रुप को भी मान्यता दी गई है कि वो अपने हेरिटेज, अपने कस्टम के साथ नियमों को बनाए। और इसका मतलब हो गया कि हमारे संविधान में ट्रिबल्स लोगों को भी बराबर की मान्यता दी गई है। चलिए देखते हैं केस स्टडी, डेमोक्रेसी कैसे हमारे ग्रास रूट यानी कि जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ है। इंडिया की जो डेमोक्रेसी वो कैसे जमीनी स्तर से जुड़ी हुई है। इसका सिंपल एग्जांपल यहाँ पे हम बस ये समझ सकते हैं कि जिस तरह हमने देखा कि हमारे यहाँ 3 तरह के डेमोक्रेटिक सिस्टम काम करते हैं, 3 तरह के सेपरेशन किए गए हैं, पावर को डिवाइड किए गए हैं 3 विभिन्न टायर में, 3 टाइप ऑफ गवर्नमेंट चलती है। उसी तरह से हम ये भी मानते हैं कि लोकतंत्र में जो चुनाव होते हैं, इन चुनावों में लगभग सभी लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए पूरी तरह से छूट होता है। एक सक्रिय भागीदारी दी जाती है कि सभी लोग उसमें काम करें और स्थानीय स्वशासन में सक्रिय भागीदारी करें, मतलब चुनाव के साथ जुटे, गवर्नमेंट के साथ जुटे और स्थानीय स्वशासन में यानी कि किसी पार्टिकुलर एरिया पे शांति बनाए रखने में, नियमों को बनाने में, नियमों को फेरबदल करने में लोगों का भी उसमें पूरा सहयोग रहे। और साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि हमारे संविधान में जमीनी स्तर पर, कह सकते हो ग्रास रूट यानी कि जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थानों में स्थानीय निकाय लोगों की भागीदारी को भी बेहतर किया गया है। इसका मतलब ये हो गया कि लोकतांत्रिक संस्थानों में जो अलग अलग संस्थाएं बनाई जाती हैं, जैसे ग्राम पंचायत हो गया, भवन हो गया, पंचायती सर्किल हो गया, ग्राम सभाएं होगी, इसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी को भी बढ़ा गया ताकि स्थानीय लोग उस जगह पर रहें, काम करें और अपने नियमों के साथ कुछ न कुछ फेरबदल करते रहें। और ये इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो लोगों के लिए बनी है और लोगों के द्वारा भी बनी है, क्योंकि इसमें लोगों की भागीदारी, लोगों की भूमिका सबसे ज़्यादा होती है। चलिए एक गांव का नाम दिया गया है जेठीपुरा। जेठीपुरा ग्राम पंचायत। ब्लॉक की बात करते हैं तो ब्लॉक इधर साबर
साबरकंठा गुजरात का एक जगह है साबरकंठा, वहाँ गांव के बारे में दिया गया है कि गुजरात के इस गांव में जेठीपुरा गांव में जो पंचायत होती है उसे 2019 में नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार से प्रदान किया गया था। इसका याद करके रख लीजिएगा, एक बार जरूर इसे देख लीजिएगा। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये पुरस्कार इसलिए दिया गया था क्योंकि वहाँ के जो गांव वाले जो थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से प्रभावी तरीके से संचालन किया, अभी लोगों को उचित रख रखाव किया, मतलब कि जो प्रॉपर पेपर वर्क होते हैं उनका भी पूरा अच्छे से काम किया था, और साथ ही साथ समय समय पर ग्राम सभा का भी आयोजन किया और गांव के विकास में ग्राम सभा का बहुत बड़ा योगदान भी रहा। गांव के सभी लोगों के साथ मिलकर उसने क्या कहा, पूरी तरह से वहां पर डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छी तरीके से उस एरिया को डेवलप किया। शिक्षा के लिए स्कूल बनाए, स्वास्थ्यकालय बनवाए, पंचायत भवनों का निर्माण किया और फिर गांव की सेवा करने के लिए, और इतना ही नहीं, इन जो जितने भी चीज़ों का निर्माण हुआ उसमें ग्राम सभा का सबसे बड़ा योगदान रहा। और ग्राम सभा का अर्थ हो गया कि लोगों की सहमति से वह निर्णय लिए गए। लोगों की सहमति से ग्राम सभा ने ग्राम के विकास में जब भी कोई बाधा आती थी या जब भी किसी प्रकार का सजेशन होता था तो वहाँ वो ग्राम के लोगों से पूछ करके वह निर्णय लेते थे। और इसलिए इस गांव को दक्षिणा नानाजी देशमुखी राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार से प्रदान किया गया। इतना ही नहीं, यहाँ जो सभाएं होती थी उसमें महिलाओं और बच्चों को भी प्रॉपर अधिकार मिला, प्रॉपर बोलने का अधिकार मिला, या कह सकते हो कि उनकी भी भागीदारी रखी गई ताकि महिला और बच्चों से भी उनकी राय पूछी जा सके। कई बार महिला सभा का आयोजन किया गया था, उसके साथ साथ जो जरूरी कोरम होते हैं, जो जरूरी काम करने होते हैं, ग्राम सभा से रिलेटेड जो काम कर रहे होते हैं उन्हें भी समय समय पर पूरा किया गया, जिसमें महिलाओं के से, वयस्क व्यक्तियों से, बच्चों से सभी तरह की जानकारी ली गई, उनके बारे में रखरखाव किया गया और सभी के एक्टिव पार्टिसिपेंट, मतलब कह सकते हो पार्टिसिपेशन, मतलब सभी लोग पूरी अच्छी तरह से जागरूक होकर उसमें मिलते थे, जुड़ते थे। और जो मार्जिनलाइज जो पीपुल थे, जिन्हें पहले ही अलग कर दिया गया था, समाज से अलग कर दिया गया था, उनकी भी बातों को रखा गया, उनके भी अधिकारों को रखा गया। और स्पेशली जो सी और एसटी कार्ड के जो महिलाएं थे उन्हें भी प्रॉपर अधिकार मिला, उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित की गई, उन्हें भी ग्राम सभा में बोलने का अधिकार मिला। एक और केस स्टडी दिया गया है दक्षिण के साउथ मनुबांकुला गांव का। बोला इस गांव की स्पेशल यह था कि यह त्रिपुरा है, जो गांव है वो त्रिपुरा के दक्षिण में स्थित है। मनुबांकुला एक गांव है जो त्रिपुरा में स्थित है। और इसकी विशेषता यह है कि इसमें भी महिला के जीवन को, यानी कि महिलाओं के स्तर को बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया, काफ़ी ज़्यादा विशेष रूप से कार्य किया गया ताकि महिलाओं में भी इम्प्रूवमेंट हो सके। वुमेन इम्प्रूवमेंट पर विशेष रूप से कार्य किया गया। महिलाओं की भागीदारी को बहुत ज़्यादा रखा गया, महिलाएं इसमें काफ़ी ज़्यादा हिस्सा लेती थी, महिलाओं की हिस्सेदारी को बढ़ाया गया ताकि महिलाओं का भी विकास हो सके। और साथ ही साथ पंचायती कार्यक्रमों का भी समय समय पर आयोजन किया जाता था, जिसमें महिलाओं को भी प्रॉपर अधिकार मिलता था। और महिलाओं के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप का भी निर्माण किया गया, आशा का भी सिस्टम अपनाया गया। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है जिसमें स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन करना, स्वरोजगार के लिए उन्हें महिलाओं को या वयस्कों को प्रोत्साहन करना, प्रोत्साहन में उन्हें राशि दी जाती है या फिर उचित जो भी सप्लीमेंट उन्हें जरूरत पड़ता था वो भी उन्हें प्रोवाइड किया जाता था। और ये सब सिस्टम से बताया गया है कि ये गांव जो भी है मनुबांकुला, इसमें भी ग्रामीणों के डेवलपमेंट में, SC ST के डेवलपमेंट में, लोअर क्लास के डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया और साथ ही साथ महिलाओं के एजुकेशन पर भी ज़्यादा फोकस किया गया है। देखिए कह रहा है कि डेमोक्रेटिक जो है लोकतंत्र है वो केवल अब औपचारिक संस्था मात्र नहीं है
भारत में जो पुरानी संस्था थी उसमें केवल डेमोक्रेटिक अब उस बस औपचारिक संस्था पर नहीं है, बल्कि इसका जो स्तर है, इसका जो व्यवहार है, वो काफी बड़ा हो चुका है। इतना बड़ा हो चुका है कि इसे अब हम स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। और ये स्पिरिट यानी कि बहुत जरूरी है गया कि डेमोक्रेसी की जो आत्मा होगी उसके कह सकते हैं। और अब ये आत्मा जो है या स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है, वो केवल छोटा नहीं था बल्कि बहुत बड़ा हो चुका है, एक्सटेंड हो चुका है। और अब हमारे डेली जीवन में यानी कि डेली सोशल लाइफ में भी हम लोग इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। जस्ट इमेजिन कीजिए कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों की रहमती पूछी जाती है कि किस तरह सिटी को ऑर्गेनाइज किया जाए, लोगों से पूछा जाता है। सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर या कम्युनिटी के द्वारा भी लोगों से पूछा जाता है। लोगों की भागीदारी को बढ़ाया गया है और यह इस बात का सबूत देता है कि चाहे अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो या किसी भी प्रकार के कोई व्यापार कर रहा हो, यूनियन से संबंधित कोई व्यक्ति हो, इन सभी जगहों पर डेमोक्रेसी की भावना को रखा गया है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और इस सबसे बड़े लोकतंत्र का हिस्सा बने। इतना ही नहीं, यह जो कम्युनिटी है या यहाँ जो पंचायत जो भवन दिया गया है मानुबा मानुबाकुल्न में बागनुबाकुल्न में जो पंचायती भवन है उनके द्वारा और भी कई काम कराए जाते हैं, जैसे इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्लीननेस, साफ सफाई को लेकर, शिक्षा को लेकर, सोशल अवेयरनेस को लेकर के, इन सब स्थितियों पर भी वो इन सब चीज़ों पर भी वो विशेष ध्यान देते हैं। और साथ ही साथ महिला वेलफेयर, वुमेन्स वेलफेयर पर भी ज़्यादा उनका फोकस रहता है। महिला वेलफेयर पर भी उनका ज़्यादा फोकस रहता है। या कह सकते हो कि विशेष बल दिया गया है महिलाओं के डेवलपमेंट में बल दिया गया। इसीलिए यहाँ की जो पंचायत है इसे वुमेन फ्रेंडली पंचायत के नाम से कहा जाता है, या वुमेन फ्रेंडली पंचायत के इन्हें नाम दिया गया है। यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ के पंचायत को वुमेन फ्रेंडली पंचायत के नाम से मान्यता दी गई है, उस नाम से बुलाया जाता है। इन सब उदाहरणों से हम कह सकते हैं कि जो भारत की जो डेमोक्रेसी है, इंडियन डेमोक्रेसी है, उनके कार्य को लिमिट नहीं है, नॉट लिमिटेड है। केवल उनके कार्य लिमिट जो होते हैं वो लिमिटेड, उनके कार्य किसी वोटिंग और इलेक्शन तक लिमिट नहीं है, बल्कि उनसे भी कहीं ज़्यादा आगे है। हमारी जो डेमोक्रेसी है वो ग्रास रूट है, पंचायत राज पर जुड़ी हुई है, पंचायती राज सिस्टम को, राज इंस्टीट्यूशन को पर विशेष बल देती है। हमारी जो डेमोक्रेसी है वो मोर रिस्पॉन्सिबल है। और किस चीज़ में रिस्पॉन्सिबल है? इस चीज़ में कि ताकि सभी लोगों का, चाहे वो जमीनी स्तर पर रहे चाहे निचले स्तर पर रहे, सभी लोग सरकारी कामों में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। या कह सकते हो कि सभी लोग सरकार के साथ डायरेक्ट संपर्क में रहें। और इसीलिए पंचायती राज को और भी ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है ताकि छोटे स्तर पर जब कोई प्रॉब्लम हो तो पंचायत के द्वारा उस डिसीजन को लिया जा सके। पंचायत अपने स्तर पर अपने छोटे छोटे गांवों का विकास कर सके। और ये सारी बातों के लिए डेमोक्रेसी ने उन्हें पूरा मौका दिया है। हर एक पंचायत को पूरा मौका दिया कि वो अपने स्तर पर अपने एरिया का विकास कर सके और वहाँ के लोगों को पार्टिसिपेट कर सके, वहाँ के लोगों को अपने साथ जोड़ सके, उनकी भागीदारी को बढ़ाया जा सके। चलिए, महिलाओं के वोट देने की अगर हम बात करते हैं तो वुमेन्स को वोट के अधिकार के लिए काफ़ी लंबा संघर्ष करना पड़ा। किन्हीं देशों में आज तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं मिला है, कुछ देशों में मिला भी तो उन्हें काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद मिला। तो इसी के बारे में देखते हैं। हमारा अगला पॉइंट हो गया वुमेन्स एंड द राइट टू वोट। बोल रहा है इन द नंबर्स ऑफ कंट्री वुमेन हैड टू वेज अ लॉन्ग डिफिकल्ट स्ट्रगल। मतलब बहुत सारी ऐसी कंट्री है जहाँ पर महिलाओं को काफ़ी लंबे स्ट्रगल के बाद
उन्हें वोट देने का अधिकार मिला। अगर ब्रिटेन की ही बात करते हैं तो ब्रिटेन में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1928 में मिला था। ब्रिटेन में वोट देने का अधिकार 1928 में मिला था। और इतना ही नहीं, वोट के लिए वहां पर महिलाओं ने काफी लंबा संघर्ष भी किया। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की अगर बात करते हैं, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की, तो इन्हें भी 1920 में वोट देने का अधिकार हुआ और इन्होंने भी काफी लंबा संघर्ष किया, और जिसमें से एक नाम काफी ज्यादा फेमस हुआ था, जिनका नाम था सुसान बी एंटोनी। सुसान बी एंटोनी ये महिला फ्रीडम फाइटर्स का है, या उन्होंने वोट देने के लिए, महिलाओं को वोट देने के अधिकार के लिए इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था। इन्हें एज ए लीडर के रूप में यहाँ अमेरिका में इन्हें जाना जाता है। 1920 में वोट देने के अधिकार के लिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ भी लड़ी। इसके पहले भी और भी कुछ लोग थे, लेकिन इनका नाम ज़्यादा फेमस हुआ क्योंकि 1920 की लड़ाई में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा, कह सकते हो कि ये काफ़ी फेमस व्यक्ति थे, काफ़ी फेमस चेहरा था, जिनके कारण महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1920 में मिल गया। आफ्टर ए डिकेड ऑफ द प्रोटेस्ट, मतलब कई दशकों तक प्रोटेस्ट करने के बाद, मूवमेंट करने के बाद उन्हें वोट देने का अधिकार मिला। दिस डेवलपमेंट शो द डेमोक्रेसी इज दिस सोसाइटीज एक्सपेंड ग्रेजुअली, और यह इस बात का सबूत है कि जो डेमोक्रेसी होती है, वो डेमोक्रेसी समय समय पर, क्या कह सकते हैं, समय समय पर धीरे धीरे बदलती है, विस्तार करती है, उसमें नए नए आयाम आते हैं, कुछ नए नए चेंजेज आते हैं, समय समय पर उसमें कुछ ना कुछ एक्सपेंड करते हैं, मतलब नए तरीके से डेमोक्रेसी बदलती है। अपने सोशल स्ट्रक्चर के अनुसार डेमोक्रेसी में भी फेरबदल होते रहते हैं। वहीं अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में वोट देने का अधिकार आज़ादी के समय ही मिल गया था। 1947 में आज़ाद होने के बाद जब इंडिया का अपना संविधान बना और इफेक्ट में आया, तो उसी समय में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के आधार पर हर व्यक्ति को जो 21 साल के आसपास का था, 21 साल से बड़ा था, उसे वोट देने का अधिकार मिल गया, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। 21 साल से ऊपर के व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार मिल गया था। लेकिन बाद में इसमें कुछ फेरबदल किए गए और इसे 21 साल को 18 साल कर दिया गया। भारत में जो वोट देने का अधिकार हुआ वो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन कर दिया गया, यानी कि किसी हर महिला को, हर बच्चे को, हर व्यक्ति को, न बिना किसी जाति धर्म के आधार पर, बिना किसी रोक टोक के आधार पर सभी व्यक्तियों को आराम से वोट देने का अधिकार प्राप्त हो गया था। और साथ ही कह सकते हो कि हमारे यहाँ महिलाओं को या किसी अन्य लोगों को, अन्य कास्ट को वोट देने के लिए किसी भी प्रकार की बैटल का हिस्सा नहीं बनना पड़ा। नॉट हैव टू इंगेज द प्रोलॉन्ग्ड लीगल बैटल, यानी कि उन्हें किसी लड़ाई या किसी प्रोटेस्ट का हिस्सा न बनना पड़ा। उन्हें डायरेक्ट वोटिंग अधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के आधार पर वोटिंग अधिकार मिल गया। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी यानी कि 18 वर्ष से ज़्यादा के जो भी व्यक्ति होंगे वो वोट दे सकते हैं। देखते हैं वुमेन्स रिजर्वेशन इन लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज का अर्थ यहाँ पर हो गया पंचायती राज व्यवस्था से। पंचायती राज व्यवस्था में 243 आर्टिकल है जो पंचायती राज से संबंधित है। आर्टिकल 243 पंचायती राज से संबंधित है, और पंचायती राज में आर्टिकल 243 डी के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, 243 डी के अनुसार कहा गया है कि वुमेन्स के सशक्तिकरण के लिए हमने हरेक पंचायती राज में या हरेक लोकल बॉडीज में कम से कम 1/3 यानी कि 1/3 सीटों को महिलाओं के लिए स्पेशल रिजर्व कर दिया है। और ये हमारे लिए काफ़ी खुशी की बात है कि हम लोगों में भी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं को और मजबूत बनाने के लिए इस तरह का प्रावधान किया गया कि लोकल बॉडीज में महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटें रिजर्व कर दी गई है। वो वहाँ पर केवल महिलाएं कैंडिडेट ही बैठ सकती है। इतना ही नहीं, कुछ स्टेट ने तो इससे बढ़कर काम किया है। हाउएवर 21 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज states have gone to even the future have made the provision of the 50% रिजर्वेशन। कुछ ऐसे स्टेट थे जिन्होंने 50% रिजर्वेशन को भी मान्यता दे दी। पंचायती राज में 50% महिलाओं को मान्यता मिली है। इसी के साथ साथ सिमिलरली आर्टिकल 243
243T के अनुसार बात करते हैं कि 243T के अनुसार अगर बात करते हैं तो प्रत्येक चुनाव में भरी जाने वाली जो कुल सीटें होंगी उसमें से कम से कम 1/3 सीटें, कुल सीटों का 1/3 सीटें, कुल सीटों की 1/3 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व रखी जाएगी। फिर देखते हैं किसी भी प्रकार के चुनाव में, लोकल चुनाव में, पंचायती राज चुनाव में 1/3 सीटों को रिजर्व रखी जाएगी। यहाँ पर दिया गया था कि महिलाओं के लिए रिजर्व है और यहाँ वोट में रिजर्व रखने का प्रावधान किया गया है, सीट रिजर्व रखने का प्रावधान किया गया है। 2023 के चुनाव की अगर बात करते हैं तो 17 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेशों ने महिलाओं को 50% रिजर्वेशन या 50% आरक्षण की भी प्रोवाइड कराई थी अंडर टू दी लोकल बॉडी, यानी कि ग्रामीण स्तर पर लोकल बॉडीज पर महिलाओं की 50% भागीदारी को सुनिश्चित किया था, यानी कि हर इलेक्शन में कब लगभग आधी महिलाओं की संख्या होनी चाहिए। एक स्पेशल नियम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 बोल रहा है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को लोकतांत्रिक तरीके से और पूरी प्रक्रिया के साथ प्रतिनिधित्व और विधायी प्रक्रियाओं के माध्यम से 2005 में इस एक्ट को अपनाया गया था या इनेक्ट किया गया था, मतलब लागू किया गया था। अब इसे लागू करने का मेन रीजन ये था कि एक समय के अंतराल में लोगों को ऐसा लगने लगा कि जो हमारी गवर्नमेंट काम करती है या हमारी जो सरकारी संस्थानें काम करती है उनमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव है वो ट्रांसपेरेंसी के अनुसार काम नहीं करते, वो क्या काम करते हैं इसके बारे में किसी को पता नहीं चलता है। और हमें सूचना का अधिकार, हमें ये जानने का अधिकार भी नहीं था कि लोगों की जांच की जा सके या सरकारी एजेंसियों की जांच की जा सके कि वो किस तरह से हमारे जो सरकारी तंत्र है वो काम करते हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, उनकी जवाबदेही क्या है, इसके बारे में जानने के लिए अधिकार नहीं था। लेकिन बाद में जब लोगों को ऐसा लगा तो इसके अगेंस्ट थोड़ी सी प्रोटेस्ट किए गए, थोड़े से गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया और जिसमें एक नाम सामने आ रहा था बार बार, अन्ना हजारे का नाम बार बार सामने आ रहा था, जिन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया और उनसे बार बार पूछ रहे थे कि आप अपनी ट्रांसपेरेंसी को शो करें, यानी कि आप किस तरह से काम करते हैं इनको शो करें। तो ऐसी स्थिति के लिए जो प्रतिनिधित्व के द्वारा जो मांग उठाई गई थी, संसदीय समिति की जांच की गई और सरकारी संस्थानों को संसदीय समिति की जांच